Okay, let us understand what is operating system. So operating system is like मैं सरकार हूँ, like operating system can be think of it as a government. Like government controls every aspect of what goes in the nation. What के रूल्स कौन से बनाने हैं, कौन से रूल्स कैसे फॉलो करवाने हैं, कौन से रूल्स किससे कैसे फॉलो करवाने हैं, और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पूरे नेशन में फॉलो होंगे, सारे काम किस प्रोसीजर के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे, वो सब गवर्नमेंट करती है. तो सेम गोज विद द OS इज लाइक अ गवर्नमेंट. सो वॉट एवर यूज एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द कोर मशीन इज़ OS. मतलब कोर मशीन के बीच में और यूज़र के बीच में जो भी इंटरफेस होगा उसे हम OS बोलते हैं. ये बहुत कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए. हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि OS हमारा कन्वीनियंट होना चाहिए. एफिशिएंट तो हो ही जाते हैं. फिर रिसोर्स मैनेजर एलोकेटर, मतलब उससे OS का मेन काम होता है रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स मैनेजिंग. OS कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. मतलब कौन कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो कब कब यूज़ कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनके यूज़ की वजह से किसी और एप्लीकेशन प्रोग्राम को कोई परेशानी तो नहीं हो रही. ये सब चीज़ें, ये सब मैनेजिंग OS करता है हमारा. फिर आते हैं हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स बैच टुगेदर एंड वर रन थ्रू द प्रोसेसर एज अ ग्रुप. एक ग्रुप में एक ही टाइप की बैच प्रोसेसिंग. लेट्स से कि हमें सिंप्लीफिकेशन का मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और मेरे पास बहुत 100 सवाल हैं सिंप्लीफिकेशन करने के. तो मैं वो सारे सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं तो मैं बैच बना के उन 100 की 100 प्रॉब्लम्स का मैं CPU में डाल दूँगा और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सॉल्व होती जाएंगी. इन सब सिस्टम्स ग्रुपिंग इज डन बाय ऑपरेटर. कहीं कहीं पे ऑपरेटर ग्रुप करके डालता है कि ऑपरेटर देखता है कि ये सारी जॉब्स एक जैसी हैं तो उनको मैं एक साथ दे देता हूँ. और इन सम सिस्टम्स इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द बैच मॉनिटर, या फिर जो बैच मॉनिटर होता है वो खुद असेस करता है कि ये सारी जॉब्स एक ही अकॉर्डिंग की हैं तो इट विल बी डन अकॉर्डिंगली. स्पूलिंग इज़ टेक्निकली एन एक्रोनिम फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन. कि एक साथ कितने पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन में हैं उसे हम स्पूलिंग कहते हैं. फिर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है OS का. मेन एस्पेक्ट जो होता है कि हमारा जो CPU है, CPU मस्ट ऑलवेज बी ऑक्यूपाइड. CPU को हम कभी खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि CPU इज़ अ वेरी प्रेशियस एंटिटी. तो CPU को अगर हम खाली छोड़ेंगे तो हमारे क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि CPU कभी खाली, कोई ना कोई प्रोसेस हमेशा उसमें एग्जीक्यूट हो रही होती है. इफ़ द करंट जॉब इज़ गोज़ फॉर IO, लेट्स से कि CPU में एक जॉब है और वो IO के लिए चली जाती है, तो इट इज़ आवर जॉब कि उसमें हम दूसरी जॉब उतने टाइम के लिए पुट कर देंगे. CPU कैन बी आइडल ओनली व्हेन देयर इज़ नो जॉब लेफ्ट. या तो कोई जॉब लेफ्ट ही नहीं है, कोई जॉब बची नहीं है, तब CPU आइडल हो सकता है. एंड बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट स्विच ऑफ 2 जॉब्स, 2 जॉब्स के बीच में अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तो उस टाइम पे CPU हमारा आइडल हो सकता है. लेकिन वो जो टाइम होता है वो बहुत ही स्मॉल टाइम होता है. सो प्रोसेसर किसी के लिए वेट नहीं करता. मतलब अगर कोई जॉब IO करने के लिए गई है तो ऐसा नहीं है CPU वेट करेगा कि नहीं लेट मी वेट, जब वो प्रोसेस आएगी तब मैं उसे कंप्लीट करूँगा फिर नेक्स्ट जॉब पे जाऊँगा. नहीं, CPU का मेन काम है अगर जॉब A IO के लिए गई है तो जॉब B डाल दो, जॉब B गई है तो जॉब C डाल दो, और जॉब C गई है और जॉब A आ गई है तो जॉब A को डाल दो. अब आता है मल्टीटास्किंग, लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. मतलब इट केटर्स टू अ डिफरेंट यूजर्स ऑन वन प्रोसेसर बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सच दैट प्रोसेसर इज़ वेरी पावरफुल. मतलब हमने एक पावरफुल प्रोसेसर यूज़ कर लिया जो एक सेकंड में बहुत ज़्यादा लाखों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है. ऑब्वियसली बात है हर प्रोसेसर आज के ज़माने में तो करता ही है. तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच इतनी स्पीड से होता है कि यूज़र परसीव्स दैट कि बहुत सारी जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं. लेकिन होता ये है कि हर जॉब के बीच का कॉन्टेक्स्ट स्विच इतना फास्ट होता है कि इट परसीव्स एज के बहुत सारी जॉब्स एक ही साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं. फिर आता है मल्टी प्रोसेसिंग OS. ये होता है टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है. इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल हमारे पास CPUs होते हैं, प्रोसेसर और कैश, और वो सेम बस को एक्सेस करते हैं मेमोरी और IO के लिए. अगर कोई एक प्रोसेसर हमने सिर्फ IO के लिए रख दिया है और एक प्रोसेसर हमने सिर्फ मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन सेव्ड हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए रख दिया है. फिर आता है रियल टाइम OS. रियल टाइम OS में होता है हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम. हार्ड रियल टाइम में आ गया जैसे कि किसी रॉकेट का लॉन्च करना है या फिर अगर किसी ड्रोन से कहीं पे बम गिरवाना है तो वहाँ पे अगर 1 सेकंड का भी डिले होता है तो वो डिस्टेंस 200 ऑफ मीटर से आगे पीछे हो सकता है. तो यहाँ पे हार्ड रियल टाइम है कि इसमें अगर 1 सेकंड का भी फ़र्क हुआ तो बहुत बड़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है. सॉफ्ट रियल टाइम होता है जैसे कि अगर कि यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम कि अगर उसमें 5-6 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड का डिले भी हो जाएगा तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है. तो इसे होता है सॉफ्ट टाइम रियल OS और ये होता है हार्ड टाइम रियल OS.
फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड के ओवर द इंटरनेट हमने बहुत सारे अलग अलग जगह पे प्रोसेसर इंस्टॉल कर दिए हैं, और मान लो एक हमारी जॉब है, उसके मैंने 4 हिस्से किए और चारों हिस्सों मैंने इन चारों प्रोसेसर में बांट दिए। और होगा क्या कि वो हर प्रोसेसर एक एक जॉब उस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, और जब वो पार्ट पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उन सब के आउटपुट से मिला के हम एक्यूमुलेटिव आउटपुट निकाल लेंगे। यहाँ पे होती है रिसोर्स शेयरिंग के, पूरे इंटरनेट पे हमने रिसोर्स शेयरिंग कर रखी है। फिर आता है यूज़र ओएस इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस और जीयूआई। जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और फिर आता है कमांड लाइन। कमांड लाइन इज़ लाइक वही कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है जिससे हम डायरेक्टली ओएस को वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो हमें करवाना है। जैसे अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है, मुझे कोई फाइल में राइट ओपन करना है, रीडिंग के लिए ओपन करनी है, मुझे कोई फाइल एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं जीयूआई की मदद से भी कर सकता हूँ और मैं कमांड लाइन की मदद से भी कर सकता हूँ। ओएस के मेनली 2 पार्ट होते हैं। कोर पार्ट जो होता है ओएस का, मेन जो कोर पार्ट होता है उसे कहते हैं हम कर्नल, और जो अदर पार्ट होता है वो कमांड लाइन और जीयूआई इज लाइक अ स्पोक्स पर्सन, कि हमें दिख रहा है कि ये काम हो कैसे रहा है, लेकिन जो रियल काम है वो यहाँ पे होता है इस पार्ट में। फिर आता है प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कि कोई भी प्रोसेस जब तक कि उसका पीसीबी क्रिएट नहीं होती, मतलब अभी देखते हैं, देखिए प्रोग्राम रिसाइड्स इन सेकेंडरी मेमोरी इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम जो होता है हमारा वो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में। एक प्रोग्राम क्या है, एक प्रोग्राम हमने ऐसे कोड लिखा है, मैंने कोड लिखा है फैक्टोरियल निकालने का, तो वो क्या है, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। वो प्रोसेस जब तक नहीं है जब तक उसका पीसीबी क्रिएट नहीं होता। प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स, पीसीबी की फॉर्म होती है प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स, इज क्रिएटेड, इट टर्न्स इनटू अ प्रोसेसर। जैसे कि किसी प्रोग्राम की पीसीबी क्रिएट होती है उसे हम प्रोसेस बोल देते हैं। अ प्रोसेस इज एक्टिव एंटिटी दैट नीड्स मेन मेमोरी, सीपीयू टाइम और रजिस्टर। प्रोसेस क्या है, एक एक्टिव एंटिटी है। इसकी प्रोसेस का मतलब क्या था, प्रोग्राम ने एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई कैलकुलेशन उस पर परफॉर्म हो रही है, और अगर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है तो उसको मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, सीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी एग्जीक्यूशन करने के लिए, और रजिस्टर्स में उस डेटा को जो आउटपुट है या फिर जो इनपुट है उसको सेव करने के लिए। फिर हम आते हैं सिस्टम कॉल पे। सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर अ यूज़र प्रोग्राम टू आस्क ओएस टू परफॉर्म टास्क रिजर्व फॉर ओएस और ऑन यूज़र्स बिहाफ। मतलब कोई एक टास्क है जो सिर्फ ओएस कर सकता है लेकिन यूज़र डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो सिस्टम कॉल हम एक सिस्टम कॉल बनाते हैं जिससे कि वो टास्क क्रिएट हो सके। जैसे कि अगर मैं सी प्रोग्राम में प्रिंटएफ लिखता हूँ, तो मैं प्रिंटएफ लिख रहा हूँ लेकिन वो प्रिंटएफ एक सिस्टम कॉल को इन्वोक कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे स्क्रीन पे वो कैरेक्टर्स प्रिंट होकर दिखाई दे रहे हैं। फिर आता है मोड बिट। मोड बिट इज़ एडेड टू द हार्डवेयर टू इंडिकेट करंट मोड। मोड बिट क्या होता है कि करंट मोड कौन सा है, कि यूज़र मोड में है तो मोड बिट 1 होगी, अगर कर्नल मोड में है तो 0 होगी। मेनली ओएस हमारा कर्नल मोड में रहता है क्योंकि वो सारे चीज़ें यहीं पे एग्जीक्यूट होती हैं। फिर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, के प्रोसेस को हम मैनेज कैसे करते हैं। तो फिर आती है स्टेट्स कौन कौन सी होती है प्रोसेस की। पहले आती है न्यू। न्यू का मतलब है कि एक प्रोसेस क्रिएट हो गई है, वो रेडी है, एक प्रोग्राम है जो प्रोसेस बनने के लिए रेडी है, मतलब उसका पीसीबी क्रिएट हो गया है तो उसमें हमने रेडी क्यू में ऐड कर दिया। अब रेडी क्यू में जो शेड्यूलर है वो उसे डिस्पैच करेगा मतलब वो उसे सीपीयू के पास भेजेगा। अब मान लो सीपीयू के पास पहुंचने के बाद उसका कोई आईओ इवेंट निकल आया कि उसे यूज़र से कुछ इनपुट लेना है या कुछ भी, मतलब यूज़र से इनपुट लेना है। जैसे मैंने 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, तो वो प्रोग्राम प्रोसेस में क्रिएट हुआ, वो रेडी क्यू में आया। अब उसमें सी इन था, मतलब सी इन मतलब मुझे इनपुट लेना है तो वो रनिंग से आईओ में जाएगा, तो उसको हम डाल देंगे वेटिंग में। जैसे ही उसको इनपुट आईओ कंप्लीट हो जाएगा या फिर जो भी इवेंट उसकी वजह से वो रुका था वो कंप्लीट हो जाएगा, वो रेडी क्यू में चला जाएगा। और अगर कोई भी रनिंग में इंटरप्ट हो जाता है तो उसे हम वापस रेडी क्यू में भेज देते हैं, और अगर वो रनिंग से एग्जीक्यूट हो गया है तो वो उसको हम बाहर कर देते हैं, मतलब तुम्हारा काम हो गया तुम बाहर जाओ। When degree of multi-programming reaches a point where CPU can't function, it's called thrashing। मतलब मल्टी-प्रोग्रामिंग का मतलब क्या था कि मल्टी-प्रोग्रामिंग का मतलब सिंपल था कि CPU हमेशा ऑक्यूपाइड रहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए हमने CPU को ओवरक्लॉक कर दिया, मतलब जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस वो स्विच कर सकता था 1 सेकंड में, वो अब मान लीजिए एक प्रोग्राम है जिसको 2 नंबर्स ऐड करने हैं a + b, और एक प्रोग्राम है जिसको 2 नंबर्स माइनस करने हैं a - b। अब ऐसी लाखों प्रोग्राम्स है, अगर हम उनकी कॉन्टेक्स्ट स्विच इतना ज़्यादा फास्ट है कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो वो आता है पॉइंट थ्रैशिंग का, कि CPU काम तो कर रहा है लेकिन वो फालतू काम कर रहा है, वो कुछ काम, मतलब उस काम का कोई वैल्यूएबल आउटपुट नहीं निकल रहा, तो उसे कहते हैं थ्रैशिंग। फिर आता है एक रिलेशन है कि रेडी क्यू में मिनिमम कितनी प्रोसेस रह सकती हैं, 0।
और मैक्स प्रोसेस रखती हैं n-1। मतलब मान लें अगर n प्रोसेस है हमारे सिस्टम में, तो n-1 रह सकती हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक तो रन हो ही रही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है CPU कभी आइडल नहीं होता। रनिंग में मैक्सिमम एक प्रोसेस होती है, CPU एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, और मिनिमम 0 हो सकती हैं। ब्लॉक में 0 प्रोसेस हो सकती हैं, या फिर n प्रोसेस हो, कि जितनी भी प्रोसेस हैं उन सबके पास IO आता गया, मतलब एक प्रोसेस आई उसका IO वो ब्लॉक में, दूसरी आई वो भी IO दूसरी ब्लॉक में, ऐसे करके n तक प्रोसेस आई, वो सब IO में अपना वेट कर रही हैं। तो ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैल्यू n हो सकता है।